वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, आज हम लेके उपस्थित हुए हैं परसेंटेज के बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न किसी एक टाइप के नहीं है, ये मिसलेनियस टाइप है। हर तरह के दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ये वो सारे प्रश्न हैं जिन्हें बनाने में एग्जाम में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज के बाद ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों के संख्या का अनुपात 4:1 है। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों के संख्या का अनुपात 4:1 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्कूल है जिसमें लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात 4:1 है। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उनका प्रतिशत निकालना जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। स्कूल में 4 गो लड़का पे 1 गो लड़की है, यानी 4 लड़का में से 75% को छात्रवृत्ति मिलता है। क्वेश्चन में कहा उसका प्रतिशत निकालिए जिसको नहीं मिलता है। तो 4 में से 75% को मिलता है तो 25% को नहीं मिलता है। एक काम करेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो ये रेशियो दिया गया है। क्या दिया है? रेशियो। 4 पर 1 हुआ, इसका मतलब हुआ 4 लड़का पर 1 लड़की है। 40 लड़का पे 10 लड़की है। ठीक है, 400 लड़का पे 100 लड़की है। तो बाबू आप कुछ भी मान सकते हैं। तो जब भी रेशियो और परसेंटेज का मिश्रण रहे क्वेश्चन में, आप दो को जीरो चढ़ा दो। अब दो को जीरो चढ़ा दिए तो ये हो गया 400 लड़का पे 100 लड़की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर 4 1 ही लेकर बनाओगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। बस यही टेक्निक है कि आपको जीरो चढ़ा देना है। अब ध्यान लगाना बच्चों, क्या लिखा है क्वेश्चन में? लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। लड़कों के 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। नहीं मिलने वाले के बारे में निकालना है। तो 75% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितना को नहीं मिलता है? 25% को नहीं मिलता है। ठीक है, और 70% लड़की को मिलता है तो कितना को नहीं मिलता है? 30% को नहीं मिलता है। तो 400 में 25% को नहीं मिला, यानी 100 गो लड़का के नहीं मिला और 30 गो लड़की के नहीं मिला। नहीं तो टोटल कितने लोगों को नहीं मिला? 130 लोगों को नहीं मिला। कितना में? 400 100 500 में 130 विद्यार्थी को नहीं मिला। टोटल कितने स्टूडेंट में? 500 में। तो 100 में कितना? 0000 कैंसिल, 26%। ठीक है, आपने देखा कि जीरो रख देने से प्रश्न कितना आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा है, मजा है। चलिए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, तो अब इस तरह के प्रश्न आपको मिलेगा तब तुरंत बना लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह का, ध्यान लगाएंगे। किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय, किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितना वृद्धि करेगा? एक परिवार के 3 प्रकार का डाटा दिया गया है। परिवार में चावल पर, मछली पर और खाद्य तेल पे खर्च कर रहा है। परिवार क्या क्या खर्च कर रहा है? चावल पे 12, मछली पे 17 और खाद्य तेल पे 3 खर्च कर रहा है। परिवार चावल पे 12, मछली पर 17 और खाद्य तेल पे 3 खर्च कर रहा है। इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहा है क्रमशः 20%, 30% और 50%। तो परिवार को इन व्यय पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितना वृद्धि होगा? परिवार जो है इस पे कितना एक्स्ट्रा वृद्धि करेगा? यदि इनका दाम बढ़ रहा है,
इसका दाम 20% बढ़ रहा है, इसका 30% बढ़ रहा है, इसका 50% बढ़ रहा है, तो कुल खर्च कितना बढ़ेगा? ठीक है, तेज लड़का क्या करेगा, देखा रेशियो भी है और परसेंटेज की भी बात हो रही है, तो बस जीरो चढ़ा देगा, जीरो चढ़ा देगा। क्वेश्चन में कहा गया कि इसका दाम 20% बढ़ा, इसका दाम 30% बढ़ा और इसका दाम 50% बढ़ा, तो परिवार का कुल खर्च कितना बढ़ गया? तो 1200 का 20% बढ़ा तो कितना बढ़ जाएगा? 240 रुपया। 1700 का 30% निकालना है तो देखो परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाता है, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल। यहां बढ़ा 510, सही है, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल। यहां कितना बढ़ा? 150 रुपया। यहां 240 बढ़ा, यहां 510 बढ़ा और यहां 150 बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया आप देखेंगे, जोड़िए 40 10 50 50 100 2 5 7 1 8 1 9, टोटल 900 रुपया खर्च बढ़ गया। 900 रुपया खर्च बढ़ गया, तो कहा है परिवार में किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी प्रतिशत का वृद्धि हो गया? तो 900 रुपया बढ़ा कितना पर? कितना पर? पहले ये टोटल खर्च था, टोटल यही खर्च था। 1200 रुपया चावल पे खर्च होता था, 1700 रुपया मछली पर और खाद्य तेल पे 300, तो 1700 मछली पर 300 खाद्य तेल पे 2000 ये हो गया, 1200 ये हो गया, यानी 3200 रुपया जो पहले खर्च होता था उसमें अब 900 रुपया का वृद्धि हो गया। 900 का वृद्धि हुआ 3200 पर, तो 100 पर कितना हमारा परसेंटेज वृद्धि निकल जाएगा? ठीक है, 4 बटे 32 और 4 से कट जाएगा 225 बार में। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ चुका 225 बटे में 8, 8 दूनी के 16, 28.1/8% वृद्धि। ठीक है, अच्छा है, मजा है। चलिए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। अब कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं। एक आता है क्वेश्चन सेल्समैन वाला, ठीक है, वो सेल्समैन वाला क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे जल्दी में हम आइए सीखते हैं। ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए। क्वेश्चन है आपका सेल्समैन वाला, ध्यान दीजिएगा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर के बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 है तो कुल बिक्री बताइए। लिखा गया प्रश्न में कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। सेल्समैन जितना का सामान बेचेगा उसका 12% उसको कमीशन दिया जाएगा और कहा गया कि 15,000 से ज्यादा के बेचोगे बाबू तो 1% बोनस भी तुमको मिलेगा। सेल्समैन का आमदनी 7650 है तो कुल बिक्री बताइए। यानी सेल्समैन को 15,000 तक तो 12% ही मिलेगा। अब 15,000 से ज्यादा अगर 1 रुपया का भी बेचेगा तो 12% कमीशन प्लस 1% बोनस यानी 13% मिलेगा। तो मान लो 15,000 तक 12% मिला, 15,000 से ज्यादा 100 रुपया के सामान बेचा तो 12% कमीशन तो फिक्स है, 1% बोनस भी हो गया तो 13% इस पे मिला, टोटल मिला उसको 7650। ये बेसिक रूल हो गया। ठीक है, हमें ऐसे नहीं बनाना है। कैसे हमें बनाना है बच्चों, ध्यान लगाना कि 15,000 से ऊपर के बिक्री पर 1% बोनस मिलता है और इसलिए उसका टोटल आमदनी है 7650। आप सोचो कि 15,000 तक उसको 12% मिलेगा। अब 15,000 से ज्यादा बेचेगा तो 1% और यानी कितना मिलेगा? 13%। तो सेल्समैन को बताओ ये इधर है ना 1% कम मिल रहा है, बाकी सब जगह तो 13% मिलेगा। 15,000 तक 12%, 15,000 से ज्यादा बेचोगे तो 13%, यानी 15,000 तक उसको सिर्फ 12% मिलेगा। इधर 1% कम मिल रहा है। अगर इस पर भी 13% मिलता तो हम कहते कि टोटल पर 13% मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इधर केवल 12% मिल रहा है। इधर भी अगर 13% मिलता तो हम कहते टोटल पर 13% मिल रहा है। इधर भी अगर 13% मिलता यानी 1% और मिल जाता उसको, इधर 12% तो मिल ही रहा है, 1% और मिल जाता तब न कहा था कि टोटल पे 13% हो गया, यानी 150 रुपया और उसको मिल जाता। 7650 मिला है, अगर इस पर भी 13% मिलता तो 150 और मिलता, यानी कितना मिलता उसको बच्चों? 7800 मिलता। 7800 मिलता कब? जब टोटल पे 13% मिलता तब, यानी टोटल पे 13% मिलेगा तो 7800 मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 13% का मान हो गया 7800। तो 100% का मान बताएंगे बच्चों
7800 बट्टे में 13 गुणे 100, यानी कि उसका कुल बिक्री है 60,000 रुपया। कुल बिक्री है 60,000 रुपया। समझ चुके आप? कोई दिक्कत? इस तरह के प्रश्न आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए एक आप क्वेश्चन देखते होंगे फल वाला, ताजा फल में इतना पानी है, सूखा फल में इतना पानी है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को अगर आपको करना होगा जल्दी तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन है आपके बीच में कि ताजा फल में 68% पानी है, ताजा फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। कहा गया कि अगर ताजा फल लोगे तो 68% पानी रहेगा, यही फल अगर सुखा गया तो 20% पानी रहेगा, तो 100 केजी ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखो बच्चों 100 केजी ताजा फल मान लिए सुखाने के बाद हो गया 1 किलो। ए बाबू, फल जब ताजा है तो पानी भरा है, एकदम रस से भरा हुआ है, 68% पानी है। अब फल सुखा गया तो 20% पानी रह गया। तो कहा कि 100 किलो ताजा फल है तो सूखने के बाद कै किलो हो जाएगा। तो बाबू ध्यान देने वाली बात यह है कि जब फल सुखाएगा तो ओकरा में के पानी सुखाएगा, बाकी सब चीज तो ज्यों का त्यों न रहेगा। देखो फल सुखाएगा तो क्या सूखा, उसका पानी सूखा, पानी सूखा, बाकी चीज तो ज्यों का त्यों न रहा, यानी कांस्टेंट रहा। क्या उसमें, फल में पानी के अलावा भी कुछ होता है, वो चीज में बदलाव नहीं होगा। अरे फल सुखा के भले इतनी चुकी हो जाएगा, लेकिन पानी होकर न सूखेगा, बाकी चीज जस के तस रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो उसी को बराबर हम करेंगे। 68% पानी है 100 केजी में, तो बाकी चीज फल में क्या है 68% के अलावा 32% है। 68% पानी है तो 32% दूसरा चीज है उस फल में। तो 100 का 32% है दूसरा चीज। अब 1 किलो फलवा हो गया, 20% पानी है, तो बाकी चीज कितना परसेंट है, 80% है। यानी पहले जितना बाकी मटेरियल था अभी भी बाकी मटेरियल उतने, पनिया ना सूखल है, तो बाकी मटेरियल बराबर बाकी मटेरियल, बुझे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 चौके 32, तो x बराबर आ गया 40 केजी। यानी 100 केजी के फल सुखाने के बाद क केजी का हो जाएगा, 40 केजी का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप फल वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आप लोग के बीच में लेके आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी अपने आय का निश्चित भाग बचत करता है। एक आदमी अपने आय का निश्चित भाग बचत करता है ताकि 16 महीने में कार खरीद सके। अगर वह इसी कार को 14 महीना में खरीदना चाहता है तो बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। वो इतने बचा रहा है कि 16 महीना में कार खरीद लेंगे, इतने बचा रहा है कि 16 महीना में कार खरीद लेंगे, लेकिन अगर मन कर रहा है कि कार अब 14 महीना में खरीदना है। सोचा है कि 16 महीना में कार खरीदेंगे, अब प्लान है कि 14 महीना में कार खरीद लेते हैं, तो बचत में कितना वृद्धि करना होगा। अब सोचो तुम ही सोचो कि जौन काम 16 महीना में करने को उठाना था वो 14 महीना में करना है, तो उसको ज्यादा बचाना पड़ेगा ना। तो कह रहा है कि वही कितना बचत में वृद्धि कर दें, कितना वृद्धि कर दें कि 16 महीना के कार 14 महीना में खरीदा जाए। ठीक है, बुझ रहे हैं ना, कितना बचत में वृद्धि कर दें कि 16 महीना के कार 14 महीना में खरीदा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 2 8 16, 2 7 14, ये समय का रेशियो है। समय के रेशियो को उल्टा होगा बचत का रेशियो, क्योंकि ज्यादा बचाएंगे तो अब जल्दी खरीदाएगा। समय के रेशियो 8 7, तो बचत का रेशियो होगा 7 8। अब कैसे, ध्यान देना, अगर वो 7 रुपया बचाएगा तो 8 महीने में 56 रुपया जुटा लेगा, और 8 रुपये बचाएगा तो 7 महीने में भी 56 रुपये जुटा लेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर बचत बढ़ाना है, अगर समय कम देना है तो बचत बढ़ाना होगा,
नहीं, कम समय में ज्यादा बचाना है तो, यानी समय और बचत एक दूसरे के इन्वर्स होगा। कब? जब बचत को कांस्टेंट रखना होगा तब। तो ध्यान दीजिएगा, 7 रुपया जो बचाता था अब 8 रुपया बचाएगा। 1 रुपया बचाया कितना पे? 7 पे। तो 100 पे कितना? 100 बट्टा में 7, यानी 14.2/7% का वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? चलिए, एक क्वेश्चन आता है टैक्स वाला। टैक्स वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत परेशान करता होगा, लेकिन आज के बाद वो क्वेश्चन आपको नहीं परेशान करेगा, क्योंकि गोस्वामी सर से आप जुड़ चुके हैं। और नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, तुरंत दबाइए उसको। चलिए आइए बच्चों, ए बाबू बैठ जाओ, छूना नहीं। चल रहा है ना? ठीक से चल रहा है ना? चलो, टैक्स वाला क्वेश्चन है, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो सूद इनकम 3% कम हो जाता है। क्वेश्चन है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो सूद इनकम 3% कम हो जाता है, इनकम टैक्स का दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो सूद इनकम 3% कम हो जाता है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। अब आप सोचिए कि इनकम टैक्स क्या होता है या सूद इनकम क्या होता है। कहा गया इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए। अब सोचने वाली बात है कि टैक्स जितना बढ़ेगा उतने हमारा व्हाइट मनी कम होगा। जैसे मान लीजिए हम 1 लाख रुपया कमाते हैं और सरकार को हम 20,000 टैक्स देते हैं, तो कितना बचा हमारा व्हाइट मनी? 80,000 बचा। सरकार 20,000 लिया तो 80,000 बचा, और सरकार को 25,000 देंगे तो 75,000 बचेगा ना। 5,000 टैक्स ज्यादा देंगे तो 5,000 मेरा कम बचत होगा, यानी जितना ज्यादा सरकार लेगा उतने कम बचाएंगे हम। जितना टैक्स देंगे ज्यादा उतना बचत में कमी होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि जितना टैक्स बढ़ेगा उतने बचत में कमी होगा। जितना टैक्स बढ़ेगा उतने बचत में कमी होगा। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो सूद इनकम 3% कम हो जाता है, यानी इनकम टैक्स के लिए जो 17% वृद्धि हुआ, यानी इनकम टैक्स के लिए वो 17% है, ये बढ़ा। इनकम टैक्स के लिए जो 17% है वो मेरे सूद इनकम के लिए वो 3% है। समझने वाली बात है। कहा है ना कि इनकम टैक्स 17% बढ़ा तो सूद इनकम 3% कम हो गया। तो जितना टैक्स बढ़ेगा उतने व्हाइट मनी में कमी आएगा। अगर ये 20 रुपया ज्यादा टैक्स देंगे तो 20 रुपया कम कमाएंगे। तो यानी कि इसके लिए ये 17% है, लेकिन व्हाइट मनी के लिए, हमारे व्हाइट मनी के लिए 3% है। क्वेश्चन में कहा है कि इनकम टैक्स 17% बढ़ाएंगे तो सूद इनकम यानी व्हाइट मनी में 3% का कमी आएगा। इसका मतलब हुआ कि इनकम टैक्स 17% बढ़ा, तो इनकम टैक्स का जो 17% है वो व्हाइट मनी के लिए 3% के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स का 17% सूद इनकम के 3% के बराबर है। तो बच्चों ध्यान देना, इनकम टैक्स अनुपात सूद इनकम, इनकम टैक्स अनुपात सूद इनकम हम लगाएंगे तोपा तोपी मेथड, परसेंट कैंसिल, 3 इधर आया 17 इधर गया, यानी 3 रुपया टैक्स देके हम 17 रुपया व्हाइट मनी कमा लिए। तो 3 रुपया टैक्स दिया, 17 रुपया व्हाइट मनी हम कमाए। अब सोचो 3 रुपया टैक्स देने के बाद मेरा सूद इनकम 17 रुपया है, यानी हम कमा कितना रहे हैं रियल में हम कमा रहे हैं 20 रुपया। तब ना 3 रुपया टैक्स दे के 17 रुपया बचाए, यानी हमारा ओरिजिनल कमाई है 20 रुपया। तो 20 रुपया के कमाई में 3 रुपया टैक्स दे दिए हम। तो क्वेश्चन में कहा है कि क्या % टैक्स दे रहे हैं? 3 रुपया टैक्स दे रहे हैं 20 पे, तो 100 पे कितना दे रहे हैं? ठीक है, तो 20 × 100 15% टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा और जल्दी में कैसे बनेगा ये भी समझ चुके हैं। पहले हो सकता है कि आपको बताया गया होगा ऐसे बनता है, लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से कोई समझाया नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है ना? अच्छा है ना? आइए कुछ रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं जो बच्चों को बनाने में दिक्कत हुआ। ऐसे तो ये प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन तनी लंबा चौड़ा लिख दिया है ना, तो लड़कन सबके माथा झंझना दिया एग्जाम में क्वेश्चन सब। लेकिन आज के बाद आपको ये क्वेश्चन नहीं झंझनाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका बाबू, क्वेश्चन है 2 भाई किराने की दुकान, 2 भाई किराने की 2 दुकानें, दुकान 1 और दुकान 2 चलाते हैं। ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 भाई किराने की 2 दुकानें, दुकान 1 और दुकान 2 चलाते हैं। महीने के अंत तक वो अर्जित धन इकट्ठा करते हैं
और घरेलू खर्च के लिए एक दूसरे में बांट लेते हैं। दुकान 2 से अर्जित धन का 90% मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च होता है और दुकान 1 से अर्जित धन का 60% किराए पर भुगतान करने और व्यवसाय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में खर्च होता है। यदि उन्हें एक माह में 2 लाख रुपया, दुकान 1 से 1.5 लाख, दुकान 1, 2 दुकान है, 2 भाई के, दुकान 1 दुकान 2, क्वेश्चन बहुत आसान है, डरना नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। दुकान 1 से 1.5 लाख, 1.5 लाख लिखा है बाबू, और दुकान 1 से 1.5 लाख और दुकान 2 से 50,000, तो 1.5 लाख वैसे लिख लो और दुकान 2 से 50,000, ठीक है, इनकम होता है। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, शुरू में देखो क्या लिखा है, हाँ इनकम होता है, तो अन्य प्रतिशत खर्चों के लिए कितना धन शेष रहता है, बताना है कि कितना धन बचता है। ऊपर में खर्च का डाटा दिया है, खर्च का डाटा ये दिया है कि दुकान 2 से 90% मूलभूत आवश्यकताओं के खर्च करने में खर्च होता है। दुकान 2 का 90% मूलभूत आवश्यकताओं में खर्च हो जाता है, तो 90% मूलभूत आवश्यकताओं में खर्च हो जाता है, तो बचता कितना परसेंट है, 10%। यही क्वेश्चन में पूछा है ना कि इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्च में कितना खर्च होता है, तो 90% मूलभूत आवश्यकता में खर्च हुआ दुकान 2 का कमाई का, बाबू दुकान 2 के कमाई का 90%, 50,000 है दुकान 2 का कमाई, इसका 90% मूलभूत जो घर का घरेलू सामान है उसमें खर्च हो जा रहा है, तो 10% एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है इधर उधर, तो 10% का मान कितना हो गया, 5,000। और इधर जो है ना 60%, कहाँ है देखो कि दुकान 1 से अर्जित धन का 60% किराए के भुगतान करने में और व्यवसाय के अन्य सामान खरीदने में खर्च होता है। जो दुकान 1 से है इसका 60% कमाई किराया दिया जाता है, अब बाकी व्यवसाय जो किया है वो लोग उसमें खर्च हो जाता है, तो 40% इधर उधर खर्च होता है, जो इधर उधर के खर्च है वही निकालना है, तो इसका 40% निकाल लेंगे, तो 40% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 60,000, यानी 60,000 रुपया बाकी सामान पे खर्च होता है। यही क्वेश्चन में पूछा है अन्य अप्रत्याशित खर्चों के लिए कितना धन शेष रहता है, कितना धन शेष रहता है अन्य खर्चों के लिए, तो 60,000 इधर बचा, 5,000 उधर बचा, टोटल बचा 65,000 रुपया। ये क्वेश्चन ऐसे तो बहुत आसान था, लेकिन बच्चों को लग रहा था कि हार्ड है, ठीक है, इसलिए हम बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक और क्वेश्चन है, लेते हैं, ये भी ग्रुप डी 2018 का ही प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है आप लोग। बाबू सुगा सोना धन, ध्यान लगाइए और गौर फरमाइए। अगले क्वेश्चन पे आइए। 4 साल के समय में नदी पर पुल बनाने के लिए कई लोग नियुक्त किए गए। 4 साल के समय में नदी पर पुल बनाने के लिए कई लोग नियुक्त किए गए। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 5% कम हुई। यह कमी दूसरे वर्ष के अंत में फिर से दोहराती है, ठीक है। 4 साल का डाटा है, पहला साल कर्मचारियों की संख्या 5% कम हुई, दूसरे वर्ष में यह दोहराया गया, फिर 5% फिर दोबारा कम हुई, ठीक है, और अंत में फिर से दोहराया गया। पूरा करने के तीसरे वर्ष में कार्यबल में 20% का वृद्धि किया गया, ठीक है। ये पहला साल हुआ, दूसरा साल हुआ, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन में लिखा है चौथे वर्ष के शुरुआत में लोगों की संख्या 2166 थी, तो शुरुआत में नियोजित लोगों की संख्या कितनी थी? पहला साल में 5% बढ़ा, दूसरा में 5% बढ़ा, तीसरा 20%, सॉरी पहला साल में 5% कम हुआ, दूसरा में 5% कम हुआ, और तीसरा साल में 20% बढ़ा, और लास्ट में 2166 है, तो शुरू में कितना था हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बताए हैं हम, सीधे है 5% मतलब 1/20, घट रहा है, ये हो जाएगा 19/20, ये भी हुआ 19/20, 20% है 1/20, यानी बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 20% मतलब 1/5, बढ़ेगा तो 6/5। वहां से यहां आना है, चौथा साल से पहला साल में आना है, तो उलट के हम गुणा करेंगे। 19/20 में उलट के गुणा किए 20/19, ये भी हो जाएगा 20/19, ये भी हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो कर लेना बच्चों, ठीक है। ये 2166 है, 1/6 है, ठीक है। तो कटा लेंगे आप इसको, देखो 6 तिया कटेगा, 6 तिया 18, 3 बचा, 3 पर 6 36, 6 का 36, 6 कम 6 19, 19 7 361 कट गया, 1000 आ गया। ये 1000 था शुरू में, कितना था? 1000 था, ठीक है। अच्छा है,
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी ग्रुप डी का ही प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाएंगे। एक परीक्षा में संपादन ने 50 से 22 अंक प्राप्त किए। संपदना नाम है लड़की का, ठीक है। एक परीक्षा में संपदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए। उसे एक और परीक्षा देनी होगी और इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंकों की थी तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। एक परीक्षा में संपदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए। संपदना नाम की एक लड़की है जो 50 नंबर में से 22 नंबर लाती है। उसे एक और परीक्षा देनी है, इसे पास करने के लिए कुल 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंकों की है तो दूसरी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। बाबू उसे टोटल मिला के अंक चाहिए 56%। तो टोटल देखो 125 नंबर का परीक्षा हो गया, 50 नंबर का ई पेपर और 75 नंबर का ई पेपर, दोनों पेपर मिला के 125 नंबर का परीक्षा हुआ और उसको चाहिए टोटल 56% नंबर। तो 125 का 56% नंबर निकाल दो, 56% नंबर चाहिए उसको। 25 5 125 है, 25 चौके 100, 4 से 14 बार में कट गया, तो उसको 70 नंबर चाहिए, ठीक है। तो 70 नंबर चाहिए जिसमें 22 नंबर इधर मिल चुका है, यानी और कितना नंबर उसको चाहिए, 48 नंबर चाहिए। 70 नंबर टोटल लाएगी तबे ना होगा 56% जी, उसको 56% नंबर चाहिए। 22 नंबर इधर मिल गया तो इधर दूसरा का जो पेपर है जो 75 नंबर का है, इसमें इसको 48 नंबर लाना पड़ेगा। 22 में 48 जोड़ोगे तबे ना 70 आएगा। 48 नंबर लाना पड़ेगा कितना में, 75 में। तो 100 में कितना, 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है। 48 है, 3 से घटा 16 बार में, यानी 16 चौके 64% उसको दूसरा पेपर में लाना पड़ेगा। 64% नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा है, मजा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी ग्रुप डी का ही प्रीवियस है, परसेंटेज का। ध्यान लगाना, गौर फरमाना। एक कंपनी का सीईओ सीएफओ के साथ फंड आवंटन का चर्चा करता है। क्वेश्चन इजी है, लैंग्वेज इतना लंबा चौड़ा लिख दिया भाई साहब कि डर लगने लगता है बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। एक कंपनी का सीईओ सीएफओ के साथ फंड आवंटन पर चर्चा करता है। इस वर्ष के नए उत्पाद के विकास के लिए फंड पिछले वर्ष आवंटित फंड के तुलना में 1/3 बढ़ गया। पिछले साल 20 लाख विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए। पिछला साल का डाटा है कि 20 लाख आवंटित हुआ है और कहा गया इस साल बढ़ गया है 1/3 भाग। तो इस साल कितना हो गया बोलो, 1/3 भाग वृद्धि। 1/3 का वृद्धि का मतलब होता है 4/3 गुना। तो ये 20 लाख में ये 20 लाख हो गया, इसमें 1/3 का वृद्धि कर दिया गया इस साल, तो इस साल हो गया इतना। कहा गया है ना बच्चों, ध्यान देना। पिछले साल 20 लाख विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित किया गया जिनमें उत्पाद का विकास शामिल है। शुरू में देखो लिखा गया था 1/3 बढ़ गया। इस साल पिछला साल के तुलना में जो खर्च है वो 1/3 बढ़ गया, यानी 4/3 गुना हो गया। ये डीआई के जैसा क्वेश्चन है। पिछला साल 20 लाख खर्च हुआ था, 1/3 भाग बढ़ गया, तो ये 4/3 गुना हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित किए जिनमें से उत्पाद और विकास शामिल है। जो अन्य गतिविधियों का 30% है, बढ़ गया, जिसमें से 30% उत्पाद के विकास पे शामिल किया गया है। तो इस वर्ष उत्पाद के विकास ने सीएफओ ने कितना पैसा आवंटित किया, तो इतना इस साल हुआ, जिसमें से 30% उत्पाद के विकास पे लगा है। इसका 30% निकाल देंगे, कुछ नहीं है, 00 00 कैंसिल, 3 से घटा 10 बार में, 4 दूनी के 8, 8 पे 4 1 5 0, 1 2 3 4 5, यही हो गया हमारा उत्तर, 8 लाख रुपया। ग्रुप डी परीक्षा 2018, ठीक है। चलिए एक और अच्छा प्रश्न के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाएंगे और गौर फरमाएंगे, ठीक है ना। 2 प्रश्न है, दोनों को करते हैं।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बने रहे हमारे साथ। रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। इधर यहां बैठो। रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। ठीक है, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपया अधिक बढ़ा हुआ। भाड़े वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय क्या था? अब किसी भी स्टेशन का दैनिक संचय किस चीज पर डिपेंड करेगा? भाड़ा गुणे यात्रियों की संख्या बराबर दैनिक संचय। ये दो चीजों पे निर्भर करेगा। क्वेश्चन में लिखा है बाबू कि रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री के ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। तो भाड़ा बढ़ा 16%, कितना बढ़ा? 16%। यात्रियों की संख्या में 6% की कमी आ गई। भाड़ा 16% बढ़ा तो यात्री 6% कम जाने लगे, यात्रियों की संख्या में 6% कमी आ गई। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपये बढ़ गया। तो भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय क्या था? अब सोचो, यहां 16% बढ़ा, यहां 6% घटा, तो दैनिक संचय पे क्या परिवर्तन पड़ा? ये दोनों का रिजल्ट है दैनिक संचय। जब दो चीजों का रिजल्ट निकालना हो तो क्या लगाते हैं आप लोग? एवी फॉर्मूला। तो यहां लगेगा एवी फॉर्मूला। 16% बढ़ा, 6% घटा, प्लस माइनस माइनस, 16 गुणे 6 बटे में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0.96। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 9.04। 9.04% वृद्धि। अब परसेंट में इतना का वृद्धि हुआ है, या क्वेश्चन में कहा 5424 रुपया बढ़ा हुआ है, यानी परसेंट में हमारा बढ़ा 9.04। तो क्वेश्चन में कितना बढ़ा है? 5424। 5424 रुपया बढ़ गया दैनिक संचय। हमारा कितना बढ़ा? परसेंट में 9.04, क्वेश्चन में बढ़ा 5424। तो कहा गया है भाड़े वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय क्या था? अब 9.04% बढ़ा, तो बढ़ा इतना, तो 100% का मान कितना? यानी पहले, यानी 100%। 5424 बटा 9.04 गुणे 100। अब यहां से दशमलव से 2 जीरो यहां चला गया, ये इससे कट जाएगा 6 बार में। आ चुका है हमारा 60,000। ठीक है, अच्छा है। चलिए बच्चों, एक आखिरी प्रश्न है, बहुत खूबसूरत है, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। ठीक है ना? किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। 5% प्रत्याशियों ने सभी 5 प्रश्नों का हल किया तथा 5% प्रत्याशी ने किसी भी प्रश्न का हल नहीं किया, तथा शेष परीक्षार्थियों ने 25% ने केवल एक प्रश्न का तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्नों को हल किए। यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.5% ने 2 प्रश्नों को हल किए, 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्नों को हल किए, तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए? ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हल किए, 2 प्रश्न हल किए, ये डाटा नहीं है। समझो प्रश्न क्या है, कहां लिखा है टोटल का और कहां लिखा है शेष का, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, देखो शुरू में लिखा है किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। 5% परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्नों का हल किया, 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न का हल नहीं किया। तो 5 कितने हो गए? 10%, जिसमें से 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सभी प्रश्न बनाए, 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई प्रश्न नहीं बनाए, यानी 10% स्टूडेंट का बात हो चुका है। उसके बाद लिखा है शेष परीक्षार्थियों का, अब यानी जो शेष बच रहे उसका, तो 10% का बात हो चुका, तो शेष बचे कितना परसेंट? 90%। अब ये शेष जो 90% बचे हैं, इसमें से 25% ने एक प्रश्न बनाया तथा 20% ने 4 प्रश्न बनाया, तो 25-20 कितने हो गए? 45। शेष के 20% ने इतना, 25% ने इतना, यानी दोनों एक साथ डाटा है, तो 25-20 45, यानी शेष का यानी 90% का 45% विद्यार्थी का बात हो चुका है। यदि कुल परीक्षार्थियों का, अब कुल का है तो डायरेक्ट हो जाएगा, कुल का 24.5%,
कुल परीक्षार्थियों के 24.5% ने 2 प्रश्नों का हल किया। तो 24 दूनी 48, 49/2%, परसेंट के बदले में डबल जीरो। ये कुल का है तो ये डायरेक्ट रहेगा, इस शेष का नहीं है। कहा है 2 प्रश्नों को हल किए। ठीक है, यहां पर ऐसे लोग हो गए जो सभी 5 प्रश्न बनाए, नहीं तो एक भी प्रश्न नहीं बनाए। ये वो लोग हो गए जिन्होंने 1 प्रश्न बनाए, ये वे लोग हो गए जिन्होंने 2 प्रश्न बनाए। इनको छोड़ के जो 200 लोग बचे वो 3 प्रश्न बनाए, यानी इनको छोड़ के जो 200 लोग बचे तो 1 में से घटा देंगे, बचे लोग आ जाएंगे। कहिएगा सर 1 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि यहां सभी हम फ्रैक्शन में चेंज किए हैं और फ्रैक्शन मेथड में पूरा का मान 1 होता है। ठीक है, चलो अब हल कर लेते हैं। इसी का मान है 200 स्टूडेंट जो बचे हुए हैं। ठीक है, 0 0 रहने दो, इसको कटा लो। 5 9 45, 5 से कटा 20 वर्ण, 0 0 कैंसिल। 100 200, 200 लघुत्तम हो जाएगा आपका 200। ठीक है, ये 1 रहने देते हैं इधर। 100 से कटेगा 200 20 बार में, सॉरी 2 बार में, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये तो 200 है, ये तो 81 हो गया, ये 200 है, 49 हो गया। 1 में से घटा देंगे सबको जोड़ के, इतना भाग का मान 200 है। घटाओ 9 1 10, 2 8 10, 4 14, 1 15, 1 माइनस 150 बटे में 200, 50 3 150, 50 चुके 200, इतना भाग का मान है 200, यानी 1/4 भाग का मान है 200। पूरा भाग का मान कितना हो गया? 800। पूरे कितने स्टूडेंट हैं? 800 स्टूडेंट हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका परसेंटेज समाप्त हुआ। ठीक है, अच्छा है, मजा है। अगला पाठ हम लेकर आएंगे कल शाम में 7 से 8, लाभ और हानि। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।